हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों बहुपद का जो शेष क्वेश्चन बच गया था, यानी बहुपद में और उससे पहले हम वास्तविक संख्या का, यानी जिसमें कह सकते हैं कि जो 150 प्रश्न का मेरा सीरीज चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो 2022 में संभावित प्रश्नों की संख्या जो थी उसमें से हमने 1 से 9 तक प्रश्न बता दिए थे और बहुपद चल रहा था। बहुपद के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आइए पहले उसको कर लेते हैं, फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इससे बेसिक क्वेश्चन के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए बच्चों, हम पहले वैसे सवाल को लेते हैं जो हम बहुपद में छोड़े थे, यानी सवाल नंबर आज हम करेंगे 10 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। तो आइए बच्चों पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कहता है कि यदि t² माइनस 15 द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी t² माइनस 15 बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों की सत्यता का जांच करें। सत्यता का जांच करें, यानी कह सकते हैं कि ये जो मेरा बहुपद है, इस बहुपद में हमको क्या निकालना है? तो इस बहुपद में निकालना है कि शून्यक, देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में हम आपको बताए हैं कि जितने घात के बहुपद होंगे उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, यानी यह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या 2 होगी, तो यानी इसमें 2 शून्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? तो आइए ध्यान से समझिए। तो हम लिख सकते हैं इसको t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? t² बराबर 15। ठीक है, अब t बराबर क्या होगा? तो t बराबर होगा √15, किस में? प्लस में और माइनस में। तो कह सकते हैं यहाँ जो t का वैल्यू आया है, वह t का जो मान आया है, वह t का मान एक प्लस में √15 और दूसरा माइनस में √15। यही इसके दो क्या हैं? शून्यक है। यही इसके क्या हैं? 2 शून्यक है। 2 शून्यक आ गया। अब हम जांच करते इसकी सत्यता, यानी सत्यता की जांच। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करेंगे एक बार शून्यकों के योगफल से और एक बार शून्यकों के गुणनफल से। तो पहले एक बार हम ज्ञात कर लेते हैं शून्यकों के योगफल से। तो शून्यकों के योगफल से हम पहले ज्ञात करते हैं। योगफल, आपको हम फार्मूला बताए हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -b/a, यानी -b कह सकते हैं कि माइनस में x का गुणांक अगर बहुपद में x है तो, और x² का गुणांक, ये उसका फार्मूला होता है। हम इसका बेसिक पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब यहाँ ध्यान से सीखिए, अगर शून्यक अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, क्योंकि x का गुणांक b होता है। अब ध्यान से समझिए, अल्फ़ा आया है एक √15 और प्लस बीटा आया है -√15 बराबर -b। इसमें x यानी t है ये नहीं, यानी t का गुणांक इसमें नहीं है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और a का गुणांक 1 है, a का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। तो कह सकते हैं ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में किसी भी डिजिट से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो यहाँ LHS और RHS क्या हो गया? बराबर। LHS बराबर
RHS। ये तो शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई, किस पर? तो शून्यकों के योगफल पर। अब एक बार चेक कर लेते हैं शून्यकों के गुणनफल पर भी। यहाँ हम चेक कर लेते हैं शून्यकों के गुणनफल से। शून्यकों के गुणनफल पर, शून्यकों का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो यानी अल्फा गुना बीटा बराबर, अचर पद को हम सी लिखते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो अल्फा यहाँ कितना लिए हैं? अल्फा रूट में 15, यानी रूट में 15 गुना बीटा माइनस में रूट 15 बराबर, अचर पद यहाँ देखिए -15 है, -15 अब बटा ए का वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है? 1 हो गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में रूट 15 आएगा और -15 को 1 से भाग करेंगे तो -15 आ गया, यानी कुल मिला के LHS और बराबर RHS हो गया। तो दोनों स्थिति में हमारे शून्यक जो हैं वह सही आ रहे हैं, अतः मेरा आंसर क्या हो गया? सही है। यानी आप जो आंसर निकाले हैं यही मेरा फाइनल आंसर है, यह सही है। हम इसकी जांच किए, इसकी हम क्या किए हैं? जांच। आप इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या है? सवाल नंबर 11 कहता है यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो तो किसका मान? x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ, दिया है 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो फाइनली आप क्या इस -25 को उस पार लेके चल जाइए। तो इस -25 को आप उस पार लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर बराबर आप 25 लिख सकते हैं। 25 लिख दिया। अब देखिए यहाँ 4 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, 25/4। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में, यानी x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25/4, प्लस में भी और माइनस में भी। तो x बराबर फाइनली लिख सकते हैं 25 का जो वर्गमूल होता है वह 5 और 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है। किस में? प्लस माइनस में। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो x का वैल्यू होगा वह कितना होगा? अतः x का मान 5/2 और -5/2 होगा। ठीक है ना, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 12। आप इसको नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए सवाल नंबर 12 क्या है। सवाल नंबर 12 है कि अल्फ़ा और बीटा बहुपद जो है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। इसके क्या है? 2 शून्यक है, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। तो एक्चुअली द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 ही होगी। तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। वह कौन कौन है? अल्फ़ा और बीटा है, 2 शून्यक है। और कह दिया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना है? 1 है। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना है? 1 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो के है इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से क्या समझिए। तो दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है कि दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। और यहाँ देखिए बहुपद दिया है। बहुपद कितना दिया है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, हम यहाँ लिख देते हैं। बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, यानी ये बहुपद है। तो बहुपद निकालने का एक फार्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो बहुपद निकालने का फार्मूला जो होता है बच्चा, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा। ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या किया है? अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह 7 लिखा है और अल्फ़ा गुना बीटा के जगह कितना लिखा है? के लिखा है। ध्यान से समझिए,
देखिए वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह -7 था, तो ये माइनस तो मिल रहा है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना लिखा है, 7 लिखा है, और x की जगह x तो है ही, और अल्फ़ा गुना बीटा की जगह क्या लिखा है, k लिखा है। इतना तक समझ में आ रही है। अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना, 7। ये दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दो समीकरण हो गए। अब इस दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, जोड़ने पर ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, घटाते तब साइन चेंज होता है। तो जोड़ने पर एक प्लस एक माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी 2 अल्फ़ा बराबर यहाँ कितना हुआ, 8। इधर जोड़ेंगे तो 8, तो अल्फ़ा बराबर कितना होगा, 8/2, कट के कितना, 4। अल्फ़ा का मान कितना आया, 4। यहाँ तक समझ में आई। अल्फ़ा का मान कितना निकाल लिए, 4। अब अल्फ़ा का मान किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। हम अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में डालते हैं, यानी अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 होना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान यहाँ देखिए, अल्फ़ा का मान डाल देते हैं। अल्फ़ा का मान कितना, अल्फ़ा का मान 4 और प्लस बीटा बराबर 7। अब यह 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 4, यानी बीटा बराबर 3। बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और अल्फ़ा का मान कितना है, 4 आया। तो हमसे किसका मान पूछा था, तो ध्यान से देखिए, के का मान पूछा था। किसका मान पूछा था, के का, और के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा। अतः के बराबर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा गुना बीटा, यानी अल्फ़ा का मान 4 और गुना बीटा का मान 3, यानी के का मान टोटल कितना, 12। के का मान कितना आएगा, 12 आएगा। अतः के बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। के का मान कितना, 12। आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक थे बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, यानी इसका बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। आप बेसिक इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आप यदि बेसिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके इसके क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, क्या है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अब ध्यान से देखिए बच्चा, है क्या, तो सबसे पहले दो है, तो दो होगा। दो चर मतलब कि वैसा जिसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं दिया हो, या फिर कह सकते हैं कि जब भी इक्वेशन में कोई अल्फ़ाबेट के लेटर अगर यूज किए जाते हैं तो उसको हम चर में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, चर। तो यानी इसमें जो होंगे अल्फ़ाबेट के दो लेटर होंगे, कोई भी दो लेटर हो सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है कि उस चर का मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात जो होगा वह एक होगा, ठीक है ना। अधिकतम घात कितना होगा, एक होगा। और युग्म मतलब होता है जोड़ा। ऐसे ऐसे करके दो समीकरण दिए होंगे, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ध्यान से समझिए, व्यापक रूप, वह व्यापक रूप कुछ इस प्रकार के होंगे। जैसे
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समीकरण कहने का मतलब है बच्चों कि समीकरण का मतलब होता है कि बराबर में उस पर कुछ ना कुछ दिया हो, अगर कुछ नहीं दिया हो तो बराबर के उस तरफ 0 जरूर हो, ठीक है ना, यानी बराबर हो, ठीक है। अब दूसरा होगा, देखिए इसको 1 इसको 1 इसको 1 करते, दूसरा जो समीकरण होगा वह हो जाएगा बच्चों कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी इस समीकरण का जो युग्म बनता है उसी को कहते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ a, b और c जो है यह कोई वास्तविक संख्या है। यहाँ a, b और c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, यहाँ कोई वास्तविक संख्या है। और ये x y जो दिख रहा है ये चर है, x और y क्या है, चर है, x y क्या है, चर है। तो ध्यान से समझिए, तो दो समीकरण है, एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, तो दो समीकरण रहेगा तब ना उसका युग्म कहलाएगा। तो पहले समीकरण को आप जो x का गुणांक हो उसको a, जो y का गुणांक हो उसको b, और जो अकेले में हो उसको c कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे समीकरण में जो x के साथ है उसको a2, जो y के साथ हो उसको b2, और जो अकेले हो उसको c2 कहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया उसका बेसिक। अब कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर यह तीनों किसी समीकरण के ये अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात, जब यह तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये समीकरण युग्म जो हैं, यह समीकरण युग्म समपाती कहलाती है। क्या कहलाती है, समपाती। और जो समीकरण युग्म समपाती होगी वह संगत होगी, यानी संगत का मतलब हो जिसका कोई हल हो, उसको क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और यह समीकरण अगर समपाती है तो इसका हल की संख्या अनेक हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, अनेक हल हो जाते हैं, यानी इसका जो आंसर आने वाला है वह अनेक होने वाला है, ठीक है ना, अनेक आंसर आने वाला है। और इसका जो ग्राफ खींचिएगा वह समपाती ग्राफ होगा, यानी कहने का मतलब है कि दोनों लाइन, यानी पहला समीकरण का लाइन और दूसरा समीकरण का लाइन दोनों एक ही से गुजरेगा, दोनों एक ही रास्ते से गुजर जाएगा, यानी एक के ऊपर एक, इसलिए इसके हल की संख्या क्या होती, अनेक होती है। ये समीकरण युग्म समपाती कहलाते हैं, यह संगत होता है और इसका हल अनेक होता है। और इसका ग्राफ की बात करें तो मान लीजिए यह अगर ग्राफ है, ये अगर लाइन गया है तो दूसरा का लाइन भी इसी पर से चला जाएगा, ठीक है ना। ये होते हैं समीकरण के युग्म। अब दूसरा कंडीशन है बच्चों कि दूसरा कंडीशन है कि यदि दो चीज़ बराबर हो, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, b1/b2 बराबर हो जाए, ठीक है ना, और c1/c2 बराबर नहीं हो, कोई दो को क्या हो, आपस में बराबर हो जाए, यानी ये कंडीशन अगर लागू हो तो इसको कहते हैं समांतर क्या कहेंगे, समांतर समीकरण युग्म। यानी इस समीकरण का जो युग्म बनेगा वह कैसा बनेगा, समांतर। यदि समांतर है तो यह असंगत होगा, क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। असंगत कहने का मतलब है बच्चों कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ अगर देखना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, अगर ये कोई लाइन यहाँ से गया है, ठीक है ना, तो समांतर में दूसरा लाइन इसके पैरेलल गुजर जाएगा, ठीक है ना। यानी मान लीजिए ये ब्लू वाला लाइन इक्वेशन 1 का है
ये इक्वेशन 2 का होगा, यानी दोनों लाइन आपस के समांतर में निकल जाएंगे। लेकिन समपाती में दोनों लाइन एक ही पर से, समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी। ठीक है, अब तीसरा शर्त है बच्चा कि तीसरा शर्त है कि तीनों में से कोई बराबर नहीं हो, तीनों का रेशियो A1 A2 का रेशियो बराबर नहीं हो, B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं हो, C1 C2 का रेशियो, यानी तीनों अनुपात आपस में यदि बराबर नहीं हो तो ऐसे समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी। ऐसे समीकरण युग्म क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी होते हैं। और इसके ये संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत। ठीक है ना। और हल की संख्या एक होती है, एक हल। कितना होती है? एक हल होती है। अगर इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये x अक्ष और ये y अक्ष। अगर एक समीकरण इधर से जा रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं इधर से जाएगा, यानी एक रेखा पर कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा? प्रतिच्छेद कर देगा। ऐसे समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेदी कहलाते हैं। मान लीजिए ये समीकरण जो था काला वाला, ये इक्वेशन फर्स्ट का, और ये काट दिया इसको इक्वेशन 2 का, तो दोनों कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काट देगा। ऐसे समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेदी कहलाते हैं। यानी इसका जो अनुपात होगा वह तीनों में से कोई अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा। ये थे इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको जानना एकदम ज़रूरी था। ठीक है ना। ये उसका व्यापक रूप हो गया। व्यापक रूप में पहला समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसको a1 कह देंगे, जो y का गुणांक होगा उसको b1 कहेंगे, और जो अकेला अचर पद होगा उसको c1 कहेंगे। समीकरण 2 में जो x के साथ होगा उसको a2, जो y के साथ होगा b2, और जो अकेला होगा उसको c2 कहेंगे। ठीक है ना। अगर इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो, यानी a1 बटा a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात, तीनों का अनुपात यदि आपस में बराबर हो जाए तो उसके हल अनेक होंगे और यह समपाती होगा। यदि a1 और a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात, दुइयों अनुपात आपस में बराबर हो तो यह समीकरण युग्म समांतर होगा और इसके कोई हल नहीं होंगे। जबकि अगर a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात, तीनों अनुपात आपस में किसी का भी बराबर नहीं आ रहा हो तो ऐसे समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी कहलाते हैं और इसके सिर्फ और सिर्फ एक हल होते हैं। इसको संगत भी कहते हैं। ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। ये थे इसके बेसिक। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, बात कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन बताने से पहले, कि इसमें कितने तरीके से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जा सकता है। ठीक है ना। कितने तरीके से, और कौन से तरीके एग्जाम में 100% पूछते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका, यानी विधि। यहाँ देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि, यानी कौन कौन से विधि हैं और कौन विधि एग्जाम में 100% पूछते हैं। तो पहला विधि की बात करते हैं बच्चा। पहला विधि को हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि की बात कर लेते हैं बच्चा। दूसरा है विलोपन विधि। दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा बात कर लेते हैं बच्चों। तीसरा है आपका वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और चौथा है बच्चों ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है ना। आप ये बात करते हैं कि चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन रखता है। तो आपको 100% ग्राफीय विधि से 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स।
यानी इससे 5 नंबर के सवाल पूछे ही जाते हैं ग्राफिया विधि से। 5 नंबर या एक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका एक प्रश्न जो ग्राफिया विधि से कहेगा सॉल्व करने के लिए, वो फिक्स रहता है। इससे यानी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफिया विधि। आपको ग्राफिया विधि हर हाल में सीखना है, और हम ग्राफिया विधि वहाँ बताएंगे जहाँ हम आपको एकदम इम्पोर्टेंट ग्राफिया विधि, इम्पोर्टेंट कहने का मतलब है कि 2 तरीक़ा से, और वहाँ बताएंगे जहाँ हम दीर्घ उत्तरीय सवाल बता रहे होंगे, दीर्घ उत्तरीय जहाँ 5 नंबर के सवाल सिर्फ बताएंगे, वहाँ पे बताएंगे कि यह ग्राफिया विधि को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। या फिर हम इसी में सबको एक के बार लपेट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यह विधि जो है लगभग नहीं के बराबर पूछता है, ठीक है ना। यानी वज्र गुणन विधि आपको पूछबे नहीं करता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि पूछता है और विलोपन विधि पूछता है, ठीक है ना। तो कह देगा कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए। यानी कह देगा कि निम्नलिखित समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कह देगा आपको कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आप विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। यानी ये फिक्स है, लेकिन इसका नहीं पूछता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के जो विधि हैं, इस विधि को हम सॉल्व करके बताएंगे, और वही क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे जो 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और इसके पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न को हम आपके सामने लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।